हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ नहीं है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसी का पार्ट 2 है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इससे पहले भी एक वीडियो कर चुका है, वो इसका पार्ट 1 था। आज उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, पार्ट 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? और यार शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर का, पिछली वीडियो का, कि हमने उसके अंदर क्या स्टडी किया था। समझिएगा, जो आपका पिछला क्लास था उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, हमने देखा तो वहां पे बेसिक कंडीशन, कि बेसिक कंडीशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का प्रेजेंस रहना नेसेसरी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या था? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या था बाबू? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ दूसरा एटम भी प्रेजेंट रह सकता है, दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट रह सकता है। समटाइम some other elements can also be present in the organic compound। जैसे क्या क्या था हमने नाम भी देखा था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तुम्हारा हेलोजन वाला ग्रुप आ गया था, सल्फर, ETC कर लेना। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद हमने और क्या देखा था? हमने देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप्स होता है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये क्या होता है? स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बहुत ही खास तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या क्या था? चलिए भी देख लेते हैं। इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या क्या था, देखिए समझिएगा। इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या था? यहां पर भी सबसे पहला चीज होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन तो रहना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना। चलो, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और तीसरा और आखिरी क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बेसिक कंडीशन था किसका? हाइड्रोकार्बन का। आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, और इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, साथ ही साथ इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कुछ दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम भी प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट या एटम देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाइड्रोकार्बन केस में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। पुराने समय में लोगों का ऐसा मानना था कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये केवल और केवल नेचुरल सब्सटेंस के अंदर मिलेगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब पुराने जो भी लोग थे, पुराने जो भी साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये केवल और केवल लिविंग थिंग्स के अंदर मिलने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाला है। हम कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री के लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? मतलब पुराने समय में लोगों का क्या मानना था? In ancient time, people
और साइंटिस्ट think that we can obtain we can obtain organic compound we can obtain organic compound we can obtain organic compound only inside the living organism such as plant, tree, animals। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना, such as plant, tree, animals etc। मतलब पुराने समय में लोगों का, साइंटिस्ट लोग का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें केवल और केवल कहाँ मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, जैसे प्लांट हो गया, ट्री हो गया और एनिमल के अंदर मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। दे वेयर, वो ये भी सोचते थे, दे वेयर also think that we can never prepare the organic compound inside the laboratory आर्टिफिशियली। उनका ये भी मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे कभी भी हम आर्टिफिशियल रूप से लैब के अंदर नहीं तैयार कर सकते हैं। जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, मतलब नेचुरली ही मिलेगा। मतलब उनका साफ साफ ये कहना था, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो नेचुरली ही मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। That means they have a clear mindset that we can obtain the organic compound that means they have a clear mindset that we can obtain the organic compound by only one source that is naturally, that is nature और naturally, नेचर और नेचुरली। मतलब उनका एक क्लियर माइंडसेट था, उनके दिमाग में ये बैठ चुका था कि अगर हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, तो उससे का मिलने का केवल और केवल एक ही सोर्स है, एक ही स्रोत है, वो क्या है, नेचर है। मतलब वो नेचुरली मिलेगा, दूसरा कहीं से मिलने वाला नहीं है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। मिटा दें, ऊपर का मिटाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, डिस्कवरी लगातार होते रहता है, चीजें लगातार खोजा जाया रहता है, ठीक है, हमेशा नया चीज बनते रहता है, ठीक है। उसी तरह से जो लोगों का यह धारणा बन गया था कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही स्रोत है, वो क्या है, नेचर है, मतलब हमें नेचुरली मिलेगा, दूसरा कहीं से मिलने वाला नहीं है। मतलब लोगों का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा, ट्री वगैरह के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसा भी मान लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब के अंदर आर्टिफिशियल रूप से तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझिएगा, ये सारा चीज बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया, ठीक है। एक्चुअली 1828 ईस्वी की बात है,
एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होलर। क्या नाम था? होलर। होलर ने इन सारे पुराने अवधारणाओं को खत्म किया, इन सारे पुराने थ्योरीज को रिजेक्ट किया, मतलब उसको डिस्प्रूव कर दिया, और उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ किया था? लैब के अंदर किया था, लेबोरेटरी के अंदर किया था। और आपको ये भी बताते चले कि जो हमारा यूरिया है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। बट these theory are finally rejected or disproved by a Holler named scientist in 1828. Actually, they are first scientist, SCIENT. They are first scientist who prepare an organic compound in the laboratory artificially, whose name is यूरिया। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये जो भी थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल कहाँ मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। इन सभी थ्योरी को गलत साबित कर दिया, डिस्प्रूफ कर दिया। किसने? होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। कब डिस्प्रूफ किया? 1828 ईस्वी में। एक्चुअली ये जो आपका होलर थे, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियल रूप से कहाँ तैयार किया था? लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया था। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम था? यूरिया नाम था। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। आपको ये भी बताते चले, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ऑफ यूरिया, वो क्या होता है? NH2CO NH2CO NH2। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। इसके बाद अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर मास का, इट्स मॉलिक्यूलर मास इट्स 60 AMU या फिर U। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60 एटॉमिक मास यूनिट होता है या फिर 60 U होता है। U का मतलब क्या होता है? आप लोग को पहले बताया था, यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास। बात आता है कि जो आपके होलर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया किस चीज से? कैसे किया? इन्होंने अमोनियम साइनेट से फॉर्मेशन किया था। किससे फॉर्मेशन किया था? अमोनियम साइनेट से फॉर्मेशन किया था। किसका? यूरिया का। एक्चुअली होलर prepare the urea artificially inside the laboratory by using a chemical compound whose name is ammonium cyanate, AMMONIUM, अमोनियम साइनेट, CYANAT, साइनेट। ठीक है, बात आता है कि सर अमोनियम साइनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? समझिएगा, अमोनियम साइनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज NH4CNO। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसका? अमोनियम साइनेट का। किसका होता है बाबू? अमोनियम साइनेट का। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। मतलब ये चीजें बिल्कुल गलत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। आज के समय में
ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों तरीके से पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर भी इसका फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। आप लोग को जानकर के ताज्जुब होगा कि आज के मॉडर्न टाइम में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन करके तैयार है और हर दिन इसका संख्या बढ़ते जा रहा है। 5 लाख का मतलब क्या होता है? हाफ अ मिलियन, 1 मिलियन के आधा, मतलब 1/2 मिलियन। आपसे पूछेगा आज के समय में लगभग कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है? लगभग 5 लाख। कितना बन चुका है? लगभग 5 लाख। और हर दिन इसका संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? ये भी लिख देते हैं, ठीक है। नाउ इन nowadays approx 5 लाख, मतलब half a million of organic compound, half a million of organic compound is present in the केमिस्ट्री। आज के समय में लगभग कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है? लगभग 5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? प्रेजेंट है। एंड देयर नंबर्स and their numbers are increases continuously, NUOUSLY, continuously, डे बाई डे। और इसका जो नंबर है लगातार दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर इसे स्टडी करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच ही बना दिया गया और उस ब्रांच का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री के अंदर क्यों बनाया गया? तो सिंपल कहिएगा कि आज के समय में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 5 लाख के आसपास है। इन सभी को इकट्ठे एक जगह पर स्टडी कर लिया जाए, इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया। उस ब्रांच का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक नोट करो, नीचे का थोड़ा सीरियस करना है। हो गया? मिटा दें? चलो मिटाते नीचे का। चलिए आगे चलते हैं। समझिएगा यहाँ पे संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ड्यू टू अ वेरी large number of organic compound in the chemistry scientist prepare a special branch of chemistry in which we study about organic compound and that branch of chemistry are known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं।
आज के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या बहुत ज़्यादा है, कहाँ? केमिस्ट्री के अंदर। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने इसे स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया और उस ब्रांच का क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच क्यों बनाया गया? सिंपल कहिएगा, आज के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या बहुत ज़्यादा है। इन सबको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया ताकि इकट्ठे इन सभी के बारे में एक साथ स्टडी कर लिया जाए और उसी ब्रांच का नाम क्या दिया गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? लेकिन एक बात आता है कि आखिर इतना ज्यादा संख्या क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या इतना ज्यादा है? एक क्वेश्चन लिखना, ऊपर से रेज कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन ड्यू टू विच a large number of organic compound present in the chemistry? क्या रीजन है कि केमिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है? चलिए, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड a large number of organic compound in the chemistry? बात आता है केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ज्यादा संख्या होने के पीछे क्या रीजन है? एक ही रीजन है, कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी होना। कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होना ही मेन रीजन है कि आज के समय में इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, द मेन रीजन of a large number of organic compound in the chemistry is the unique property of the कार्बन। हमें पता है कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है, इसी कारण से जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या वो इतना ज्यादा है केमिस्ट्री के अंदर। बात आता है कि वो यूनिक प्रॉपर्टी है कौन कौन, समझते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, इस कारण से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या काफी ज्यादा है। ये तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा समझिएगा, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ये भी एक रीजन है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या इतना ज्यादा है। थोड़ा सा कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में यहीं पे बता देते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से ज्वाइन होकर के एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा समझिएगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के पास प्रॉपर्टी होता है बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म करने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? जैसे समझना, कार्बन के साथ एक बॉन्ड भी बना सकता है, बढ़िया है। ठीक है, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड भी बना सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड भी बना सकता है, ऐसे करके। मतलब कार्बन कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है।
ऐसा नहीं कि कार्बन केवल कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल ही बनाएगा, ट्रिपल ही बनाएगा। मतलब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी अपने पास रखता है। कार्बन के पास ये क्षमता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सके। ठीक है, चौथा समझिएगा, टेंडेंसी टू शो, टेंडेंसी टू शो, टेंडेंसी टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है आगे पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, ई नंबर में बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रांगनेस ऑफ बॉन्ड, स्ट्रांगनेस ऑफ बॉन्ड। ये देखो 5 प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, यही 5 प्रॉपर्टी के कारण जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका संख्या इतना ज्यादा है। ठीक है, इन पांचों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों, बोथ आर टू मच इंपॉर्टेंट। मजाक नहीं इसके साथ, परीक्षा में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन काफी ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या हमारे केमिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा है वो क्यों है, तो सिंपल कहिएगा जो आपका कार्बन है इसके पास यूनिक प्रॉपर्टी है, अनोखा गुण है। इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हर दिन होते जा रहा है हमारे आपके सिलेबस के अंदर, हमारे आपके केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, काफी सारा कार्बन आपस में जुड़ करके चैन की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स द 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल ही बनाएगा, ट्रिपल ही बनाएगा, जैसा जरूरत पड़ता है उस तरह का काम अपना करते चला जाता है। इसके बाद ये आइसोमेरिज्म के घटना को शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस कारण से भी काफी ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे यहाँ बन करके तैयार हो गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए, फिर एक एक करके सबको डिस्कस कर लिया जाता है। नोट करो, थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं। सही है, हो गया, मिटा देते हैं, पूरा मिटाएंगे। पहला हेडिंग लगेगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। चलिए, पहला हेडिंग आना कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पहला हेडिंग लगेगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एक्चुअली कार्बन के पास प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग का, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, और इसी तरह से वो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। और कार्बन के पास ये जो प्रॉपर्टी होता है कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ करके एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर ले, इसी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। लिखिएगा, एक्चुअली एक्चुअली कार्बन हैव कार्बन हैव a property of self linking,
self linking. that means that means that means that means two or more than two carbon atoms join join with each other to form a long chain like structure एक्चुअली जो तुम्हारा कार्बन होता है उसके पास ये गुण होता है, उसके पास ये विशेषता होता है कि वो सेल्फ लिंकिंग कर सके, मतलब आपस में जुड़ सके। इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक कार्बन आपस में जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एक लॉन्ग चेन की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे कितना कार्बन आपस में जुड़ सकता है? इनडिफिनिट नंबर ऑफ कार्बन आपस में क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू catenation property due to catenation property of carbon indefinite number of carbon can join with each other। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण इनडिफिनिट नंबर ऑफ कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, मतलब संख्या यहाँ पे फिक्स नहीं, 2 4 5 10 20 50 तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करके किस तरह का शेप का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लीनियर चेन भी बन सकता है, ब्रांच वाला चेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है और साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, हियर ड्यू टू, अभी सब क्लियर हो जाएगा, हियर ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, हियर ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, लीनियर चेन कॉमा ब्रांच्ड चेन होगा ना, ब्रांच चेन एज वेल एज साइक्लिक चेन कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे तीनों तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, लीनियर चेन ही बन सकता है, ब्रांच चेन ही बन सकता है और तुम्हारा साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। देखो कैसे कैसे बनता है, सब बना के दिखाते हैं, मजा आएगा। देखिए समझिए, एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपको चेन दिख रहा होगा, सीधा है। कैसा है? सीधा है। इसे कहते हैं लीनियर चेन ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं बाबू? लीनियर चेन ऑफ कार्बन। इसे क्या कहते हैं? लीनियर चेन ऑफ कार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, ब्रांच चेन। कौन सा देखते हैं? ब्रांच चेन। किसका? कार्बन का। ऐसे 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 ऐसे। ये अभी तक तो लीनियर है, लेकिन यहाँ पे हमने एक कार्बन ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, एक कार्बन ऐसे करके हमने क्या कर दिया? लगा दिया। ठीक है, ये बन गया ब्रांच चेन। किसका? कार्बन का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांच चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके? कार्बन के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, आगे चलते हैं। और भी कहीं पे चेन लटक सकता है, तुम्हारी मर्जी, यहाँ भी लटका दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली जो तुम्हारा कार्बन होता है हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड तो बना लिया कार्बन के साथ, इधर भी किसी के साथ बनाएगा, इधर भी किसी के साथ बनाएगा, इधर भी किसी के साथ बनाएगा, और तब जाके अपने आप को स्टेबल करेगा। ये वाला भी कार्बन का सेम कंडीशन है। ये कार्बन एक बॉन्ड तो इधर बनाया है कार्बन के साथ, इधर भी किसी के साथ बनाएगा, इधर भी किसी के साथ बनाएगा, इधर भी किसी के साथ बनाएगा। मतलब फाइनली यहाँ पे जितना भी कार्बन दिख रहा है ये सब अपना 4 बॉन्ड बनाएगा और तब जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन अपना 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है, इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट नेचर के नाम से भी जानते हैं। हम कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। तीसरा समझिएगा,
साइक्लिक चेन। कौन सा चेन बाबू? साइक्लिक चेन। देखो समझना, समझना। बन जाएगा यहाँ पे, हाँ बन जाएगा। ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? और भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा स्टेप भी बना लो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कार्बन 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 ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? देखो इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड तो बना लिया, मतलब 2 बॉन्ड और बना सकते हैं। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बना है, 2 और बनाएगा। इसको देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड और बना सकता है। इसको देखो, इधर से 1 2 बना है, 2 और बना सकता है। इसको देखो, एक इधर से 2 और बना सकता है। इसको देखो, एक इधर से अभी 2 और बना सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा कैसा है? साइक्लिक चेन है। किसका? कार्बन का। यहाँ देखो, इस वाले कार्बन को इधर से 1 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, मतलब ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, ऐसे करके बना लेगा। इसको देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और बना सकता है। इसको देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ऐसे करके 2 बॉन्ड और बनाएगा। इसको देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और बना सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? सबसे खास बात क्या है कि कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके 2 सेम एटम के बीच में। ठीक है, एक कार्बन ही तुम्हारा इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि आपस में जुड़ करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? लिखते चलेंगे, यहीं पे लिखते हैं। नो अदर, सॉरी यार, no other element is capable to form a wide range of a stable atom to atom bond as similar to कार्बन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो और भी कोई दूसरा एलिमेंट शो कर सकता है, दूसरा एटम शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पर दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच बने बॉन्ड के तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। वही लिखें, नो अदर एलिमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ स्टेबल एटम एटम बॉन्ड। मतलब कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास ये क्षमता हो कि वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, एक बहुत बड़ा चेन का फॉर्मेशन करे, और उन चेन के बीच में 2 एटम के बीच जो बॉन्ड बने वो काफी ज्यादा स्टेबल हो। ये क्षमता किसको भगवान ने दिया? केवल और केवल कार्बन को ही दिया है। ठीक है, एक बार फिर से, जो तुम्हारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट भी शो कर सकता है, दूसरा एटम भी शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन उन एटम के केस में जो चेन बनेगा वहां पे 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी स्टेबल नहीं बन पाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? लेकिन जो तुम्हारा कार्बन है ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, एकमात्र ऐसा एटम है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और एक वाइड रेंज बनाता है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में काफी स्टेबल बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो आज के बाद आपसे पूछे क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी केवल कार्बन शो करता है? बिल्कुल नहीं, कोई दूसरा एटम भी शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि जो तुम्हारा दूसरा एटम होगा वो भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन वहां पे 2 एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक बॉन्ड रहेगा। अगर बॉन्ड वीक है तो फाइनली जो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनेगा वो भी कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन करके आता है इन मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है। इस कारण से जो मॉलिक्यूल बनता है काफी स्टेबल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये था तुम्हारा पूरा का पूरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखना है हमें टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। क्या देखना है? टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। हो गया, एक और कैमरा चेक कर लेते ना। अच्छा है, कुछ नहीं कटा है, मिटा दे पूरा। अगला हेडिंग भैया, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन।
अब सोचो, काफी सारा कार्बन आपस में जुड़ेगा तो काफी अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? काफी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यही कारण है कि जो तुम्हारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, इस कारण से भी आज के समय में हमारे केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा संख्या हो गया है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए हेडिंग ना, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। बी नंबर में जो तुम्हारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, मतलब कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लिखिएगा, एक्चुअली कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। इसका मतलब क्या है? टेट्रावैलेंट इन नेचर, इन नेचर that means कार्बन शो टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। बात आता है टेट्रावैलेंट नेचर और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है। इसका केवल एक ही मतलब होता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा किसी भी हालत में। कोई दिक्कत है? यहां तक है ना। टेट्रावैलेंट एंड और लिखना, टेट्रावैलेंट और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन लिख दिए हम। टेट्रावैलेंट और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ, विथ अदर कार्बन एटम, या फिर कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड विथ एनी अदर atoms such as hydrogen, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन etc कर लेना। ठीक है, समझिएगा टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। जो आपका कार्बन होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। मतलब कार्बन क्या चीज शो करता है? टेट्रावैलेंसी को शो करता है। टेट्रावैलेंट और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? जो आपका कार्बन है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ? किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? किसके साथ? या तो कार्बन के साथ या फिर किसी दूसरे एटम के साथ। दूसरा एटम क्या क्या हो सकता है? काफी सारा हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस तरह से ये अपना 4 बॉन्ड हमेशा बनाता ही बनाता है। कोई दिक्कत है यहां तक है ना। और देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, सही है ना। इधर से भी कार्बन, ठीक है। अब देखो ये कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 बॉन्ड बनाया इधर से, इसके पास 3 बॉन्ड खाली है। 3 जगह हाइड्रोजन लाके भर दो, ऐसे करके भर दिए।
ये देखो कितना बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड बना लिया, इसमें कहीं पे हाइड्रोजन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको देखो, एक बॉन्ड बना है मतलब 3 को इसके पास और है, भर दिया हमने भर दिया। इसको देखो, इधर से भी 3 हाइड्रोजन आके भरेगा इसको, तब जाके 4 बॉन्ड पूरा होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। उसके साथ इसको देखो, 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन इसके पास और है। इसको देखो, 3 को लगेगा, कितना लगेगा, 3 लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब देखो यार, अगर हम इस इतने को देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा है। क्या लिखा है, CH3 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड के साथ कौन जुटा है, कार्बन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। इस कार्बन से नीचे देखिए, नीचे भी क्या है, ये अगर पूरा को एक साथ पढ़ेंगे तो नीचे भी क्या लगा है, CH3। क्या लगा है, CH3। ऊपर देखो, ये इतने को ऐसे करके, ये भी तुम्हारा क्या है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसको देखो, ये क्या है, पूरे को ऐसे करके पढ़ेंगे तो CH2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, CH2। इस पूरे को देखो तो क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। हमने इतने को ऐसे करके पढ़ा था, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये क्या लिखा हुआ है, CH3 हमने लिख दिया। किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन लिख दिया। उसके बाद हमने ऊपर गया, ऊपर जाके देखा ऐसे करके, ऊपर भी क्या है, CH3, ऊपर भी CH3 लिखा। नीचे भी हमने गया, क्या मिला हमको, ऐसे करके मिला CH3, नीचे CH3 लिख दिया। यहाँ पे देखो ऐसे करके इसको पढ़े, क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखे। इसको देखो ऐसे करके, क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। मतलब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। बात आता है कि सर इसका नाम क्या होगा, आगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब नेमिंग करना आप लोग को काफी बेहतर तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे काउंटिंग किया जा सकता है, इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। काउंटिंग इधर से ही क्या हुआ, इधर से क्यों नहीं हुआ, आगे सीखेंगे। रूल होता है नॉमेनक्लेचर करने का, ठीक है, समझिएगा। ये जो तुम्हारा CH3 होता है, ये तुम्हारा CH3 होता है, इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग हमने किधर से किया, इधर से 1 2 3 4। इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काउंटिंग गलत हो जाएगा। काउंटिंग करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ नियम होता है, आगे जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, मतलब 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है, ठीक है। इसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4। 4 के लिए टर्म आता है ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अंत में क्या लगेगा, एन। ये होता है नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है बाबू, नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर हमें समझाने का बस एक ही चीज था, इस कार्बन को देखो, ये अपना चारों बॉन्ड किसके साथ बना लिया है, कार्बन के साथ ही बनाया है। ये वाला जो सेकंड नंबर का कार्बन है, इसे देखिए, ये सेकंड नंबर का कार्बन इधर से भी कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इधर से भी कार्बन, इधर के साथ कार्बन, इधर से भी कार्बन। मतलब सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो अपना चारों बॉन्ड बनाया है, किसके साथ, कार्बन के साथ ही बनाया है। लेकिन इसको देखो, तीसरे नंबर वाले कार्बन को, यहाँ पर वाले कार्बन को, ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, दूसरा भी कार्बन के साथ, लेकिन बाकी का बचा हुआ 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ बनाया है। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। उसके बाद इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ बनाया है। मतलब यहां से इस चीज को देखने के बाद हमें एक चीज क्लियर कट समझ में आ गया है कि कोई कार्बन अपना चारों बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ ही बना सकता है। जैसे ये वाला, ये तुम्हारा एक कार्बन एटम है जिसने कि अपना चारों का चारों बॉन्ड किससे बनाया है, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाया है। ये पहला चीज है, ठीक है। दूसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई ऐसा भी कार्बन एटम हो सकता है जो कि अपना 2 बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाएगा, जबकि 2 बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, किसी दूसरे एटम के साथ बना सकता है जो कि कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसा भी कार्बन हो सकता है जो कि अपना एक बॉन्ड किसी जो कि अपना एक बॉन्ड जो कि अपना एक बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाएगा और बाकी 3 बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बना सकता है जो कि कार्बन नहीं होगा। उसी तरह से आपको यह भी ध्यान रखना है, कोई ऐसा भी कार्बन होगा जो कि अपना चारों का चारों बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाएगा, कार्बन को छोड़ करके, कार्बन को छोड़ करके। सेकंड नंबर वाला चारों बॉन्ड किससे बना रहा है, कार्बन के साथ। थर्ड नंबर वाला 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 किसी दूसरे एटम के साथ। तीसरा वाला एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, बाकी तीनों बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बना रहा है। उसी तरह से कोई ऐसा भी कार्बन एटम होगा जो अपना चारों का चारों बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाएगा
और वो दूसरा एटम तुम्हारा कार्बन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन हमेशा अपना 4 बॉन्ड बनाता ही बनाता है, तभी वो स्टेबल हो पाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखो कुछ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल का CH3OH। CH3OH देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है किसका? मिथाइल अल्कोहल का। किसका होता है बाबू? मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन ने अपना चारों बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन कोई सा भी बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बनाया है। कोई सा भी बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हेयर कार्बन forms the 4 bond but they do not form any bond with another कार्बन एटम। यहाँ पर भी कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन का, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन कोई सा भी बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ नहीं बना। वही तो बढ़ा रहे थे ना यहाँ पे। ये वाला कार्बन चारों बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाया। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड किसी और के साथ। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, बाकी 3 किसी और के साथ। उसी तरह से ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन चारों बॉन्ड दूसरे एटम के साथ बनाया। यहाँ पे कोई सा भी एटम आपका कार्बन नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना। ये OH तुम्हारा क्या होता है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है, ठीक है। उसी तरह से देखो और भी एग्जांपल देते हैं। ऐसा लिख दिया जाए CH3OCH3, ठीक है। समझिएगा, इतना को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। इतना को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल, ठीक है। इधर से भी तुम्हारा क्या आ गया? वो मिथाइल आ गया। मिथाइल आ गया। इधर से भी तुम्हारा क्या आ गया? मिथाइल आ गया, ठीक है। बीच में ये तुम्हारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या बाबू? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल को शॉर्ट में FG लिखा जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। कौन सा? ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा? दोनों तरफ से मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल, इसलिए टर्म आएगा डाई मिथाइल। क्या है बाबू? डाई मिथाइल। ये सब आगे डिटेल में पढ़ना है नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो। डाई मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा? ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर पूरा मिटा देंगे, पक्का पक्का। चलिए, ऐसा रहेगा। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इधर से एक नाइट्रोजन आ गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? क्या है बाबू? एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अमीन। क्या नाम होता है? अमीन ग्रुप, ठीक है। इधर से ये इतना तुम्हारा क्या आ गया? मिथाइल। क्या आ गया बाबू? मिथाइल आ गया। ये क्या आ गया? मिथाइल आ गया, ठीक है। ओवरऑल इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अमीन। क्या होगा? मिथाइल अमीन। यहाँ पर भी देख लो, ये कार्बन 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ। जबकि चौथा बॉन्ड किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। क्या ये कार्बन अपना कोई सा भी बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया? नहीं बनाया, लेकिन 4 बॉन्ड बनाया। यही आप लोग को समझाया जा रहा है कि कोई सा भी कार्बन अपना 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन वो किसके साथ बनाएगा, ये चीजें फिक्स नहीं है। हो सकता है एक कार्बन अपना चारों बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ बना ले। हो सकता है एक कार्बन अपना 4 बॉन्ड तो बनाए, लेकिन उनमें से कोई सा भी एटम कार्बन ना हो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये होता है तुम्हारा टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करना है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया, मिटा दें, चलो लिखिएगा। एबिलिटी टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के पास क्षमता होता है बहुत सारा बॉन्ड बनाने का। भगवान इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाए थे, बहुत सारा गुण दे करके भेजे हैं। अगर कार्बन नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता है। चलिए, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सी नंबर। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन। देखिए समझिएगा, कार्बन के पास ये क्षमता है कि ये काफी सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल से बताते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, तुम बात कर लो इथेन का। किसका बात कर लो? इथेन का। फार्मूला भी हम ही बताते चलते हैं क्या होता है। फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, एक कार्बन दो कार्बन। सबसे पहले दो कार्बन हमने बनाया, दोनों को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। इधर से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसी तरह देखो हम दूसरा बनाते हैं इथीन का। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, ध्यान देना। इथीन का क्या होता है? C2H4 होता है। क्या होता है अब? C2H4 होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले हमने दो कार्बन बनाया, दोनों को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद चार हाइड्रोजन देना है। हाइड्रोजन का बंटवारा बराबर बराबर करना चाहिए, सबसे बेहतर होता है। ठीक है, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। लेकिन गड़बड़ा गया बीच में कौन? कार्बन। कार्बन का यहाँ पे दिक्कत हो गया, नुकसान हो गया। ये कार्बन का भी तीन बॉन्ड बना, एक दो तीन। इसका भी देखो एक दो तीन, मतलब बीच में एक बॉन्ड और लगेगा। ठीक है, अब देखो इस कार्बन का चार बॉन्ड बन गए, एक दो तीन चार। इसका भी एक दो तीन चार। कोई दिक्कत है? यहाँ तक। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, अभी तो पढ़ाए थे आप लोग को। कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का होता है, सही बात है। तीसरा समझिए, इथाइन। ANE, ENE, YNE। इसका फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है बाबू? C2H2। समझते चलिएगा। सबसे पहले दो कार्बन हमने बना दिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से एड ऑन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हाइड्रोजन का संख्या कितना है यहाँ पे? दो। एक हमने इसको दिया, एक हमने इसको दिया। ठीक है, दिक्कत किसका है? कार्बन का। इस कार्बन का भी दुइये बॉन्ड बना, इस कार्बन का भी दुइये बॉन्ड बना, लेकिन चार बॉन्ड बनाना है। कितना बॉन्ड? चार बॉन्ड बनाना है। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड और हमने लगा दिया तो क्या फायदा हुआ? अब इस कार्बन का भी तीन बॉन्ड बन गया, एक दो तीन। इस कार्बन का भी तीन बॉन्ड, एक दो तीन, लेकिन चार नहीं बना है। बनना कितना चाहिए? चार। हमने यहाँ पे क्या किया? एक ठो बॉन्ड और लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, अब देखो कितना बेनिफिट वाला बात हुआ, कितना बेहतर बात हो गया। इस कार्बन का देखो एक दो तीन चार बॉन्ड बना, इसका भी कितना बॉन्ड बना? एक दो तीन चार बॉन्ड बना। कोई दिक्कत है? हाँ तभी ना। मतलब जो तुम्हारा कार्बन है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। यही क्षमता को कहते हैं एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का क्षमता अपने पास रखता है। कैसा बॉन्ड का? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का क्षमता अपने पास रखता है। इसी तरह से एक और आप लोग को बताते चलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ये तुम्हारा क्या है? एक एल्डिहाइड है। एक क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? कुछ नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे पढ़ना है। एल्डिहाइड क्या होता है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH। ये वाला ग्रुप कहीं पे दिख जाए तो ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड को। यहाँ पे इथेनॉल लिखे हमने। क्या लिखा है? इथेनॉल। इथेनॉल का देखो फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। CH3CHO। ये क्या लिखा हुआ है? CHO ही तो लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है बाबू?
CHO ही तो लिखा हुआ है ना ऐसे करके, अब क्लियर हो गया ना। हाँ, इथेनॉल, क्या है बाबू, इथेनॉल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन दिख रहा है ना, 2 कार्बन ऐसे करके बना दो, 2 कार्बन ऐसे करके बना दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 4, कितना दिख रहा है, 4। यहाँ पे देखो ऐसे करना है, 1 2 3, पहले इसको जितना हाइड्रोजन देना है उतना दे देते हैं, ठीक है। अब बताओ हमारे पास क्या बच गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो ऐसे आके जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी एच हो गया यहाँ पे, एच हो गया ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? देखो ये इतना तुम्हारा क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, ALDEHYD, ये क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो कार्बन कितने तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया इन सब जगह पे, इन सब जगह पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका कार्बन होता है उसके पास क्षमता होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन किसके किसके साथ कर सकता है, 2 कार्बन एटम के साथ भी कर सकता है, या फिर किसी दूसरे एटम के साथ ही मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब बेहतर समझ में आया होगा। कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कॉमा डबल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। जो तुम्हारा कार्बन होता है उसके पास क्षमता होता है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सके, जैसे यहाँ पे बना है। यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लिखते हैं, जगह कम है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे करके। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बाबू सिंगल बॉन्ड, ध्यान देते चलिएगा। सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, निश्चिंत रहना, लेक्चर जो बन जाए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा कार्बन के पास है, जो तुम्हारा कार्बन उसके पास ये क्षमता है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। किसके साथ, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ। साथ ही साथ जो तुम्हारा कार्बन है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, किसी दूसरे एटम के साथ कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, कार्बन को छोड़ करके। कार्बन have also tendency to form single covalent bond double covalent bond as well as triple covalent bond with other atoms एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ करके भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक्सेप्ट कार्बन। लाइक किसके साथ बना सकता है, ठीक है। जो तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ETC कर लेना। इन सब के साथ भी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा कार्बन है वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल बॉन्ड ही बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना
कि जो तुम्हारा कार्बन है उसके पास एक और क्षमता है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। किसके साथ? किसी दूसरे एटम के साथ। किसको छोड़ करके? कार्बन को छोड़ करके। जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ भी वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? जैसे समझिएगा, समझिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल फार्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH ये किसका होता है फार्मूला? मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे कारनामा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वही यहाँ पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। इसी को कहा जाता है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है बाबू? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना, जबकि यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना दिया है? डबल बॉन्ड। डबल में लिखना चाहिए पहले, डबल बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? डबल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। यही होता है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे समरी के रूप में बस इतना ध्यान रखना, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा कार्बन, उसके पास ये भी क्षमता है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे किसी दूसरे एटम के साथ। किसको छोड़ करके? कार्बन को छोड़ करके। और किसके किसके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ ही बना सकता है। ये था तुम्हारा एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अगला आइडिया लो, आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। डी नंबर का, आसान है ये भी। आइसोमेरिज्म, एक एग्जांपल देते हैं। हम लिखते हैं पेंटेन। क्या लिखते हैं बाबू? पेंटेन। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? C5H12। ये फार्मूला बनाना आप लोग आगे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बस ध्यान रखते चलना है। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, सबका फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से इन सब फार्मूला का डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है? ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? बिलोंग टू अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली, अल्केन फैमिली का फार्मूला होता है CnH2n+2। एन का वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। एन क्या नहीं होगा? एन कभी जीरो नहीं होगा। एन तुम्हारा डेसिमल नहीं रखा जाता है। एन तुम्हारा आमतौर पर फ्रैक्शन वगैरह नहीं रखा जाता है। ठीक है,
अच्छा से लिख देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब नहीं रखा जाता है, ठीक है। इनका वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। पेंटेन बनाना है ना, हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा पेंट होता है, पेंट का मतलब होता है 5, 5 रखो तो क्या होगा, एन की जगह 5 होगा, C5 हो गया। यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 2 12, C5H12 बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से फार्मूला बनाना आप लोग को आगे सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ना देखो, स्ट्रक्चर कितना खतरनाक बनेगा। 5 कार्बन है, 5 को कार्बन ऐसे करके बनाते, बन गया 5 कार्बन, ठीक है। 12 हाइड्रोजन भरना है ना, एक इधर लगाओ, एक इधर, एक इधर, जहां भी ऐसे ऐसे करके छोटे मतलब ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो लगा ही देते हैं यार, क्या ही छोड़ना है। 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन लग गया, 5 कार्बन लग गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, इसका देखो 4, इसका भी 1 2 3 4 4 4, सबका 4 बॉन्ड पूरा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। यहाँ पर जो तुम्हें देखना है वो कार्बन का चेन देखना है, किसका चेन? कार्बन का चेन देखना है। यहाँ पे कार्बन का चेन कैसा है? सीधा है, कैसा है बाबू? सीधा है, मतलब यहाँ पे लीनियर चेन है, लीनियर चेन है, किसका? कार्बन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन का लीनियर चेन है, इसीलिए यहाँ पर जो पेंटेन है इसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। कौन सा पेंटेन बाबू? नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आगे समझिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। 1 2 3 4, हमने 4 कार्बन लिया, कितना कार्बन? 4 कार्बन लिया, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया, मतलब ब्रांचिंग कर दिया कार्बन का, किसका ब्रांचिंग? कार्बन का। बाकी हाइड्रोजन भरना शुरू कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे करके गिन लो, सबका बॉन्ड पूरा होगा, इसका भी 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन गिनना, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन भी 12, कार्बन भी 5 है, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? लेकिन यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है? ब्रांचिंग प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ब्रांचिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे सेकंड वाले पोजीशन पे प्रेजेंट है, कहाँ पे? सेकंड वाले पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। काउंटिंग किया जाता है बाबू, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअली ये जो पार्ट होते हैं इसे सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सबस्टिट्यूएंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT, सबस्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक मिलता है उधर ही से काउंटिंग किया जाता है। इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि इधर से काउंटिंग करेंगे दूसरे नंबर पे सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है। जिधर से काउंटिंग करने पे सबस्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाए, नजदीक में मिल जाए, उधर से काउंटिंग कर दिया जाता है। इधर से हमने किया, दूसरे पोजीशन में मिला, इधर से करते तो पहला दूसरा तीसरे पे मिलता है, वो गलत है। जिधर से काउंटिंग करने पे सबस्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है, सबस्टिट्यूएंट नजदीक में मिल रहा है, सबस्टिट्यूएंट तक आसानी से पहुंचा जा रहा है, वही काउंटिंग मान्य होता है, बाकी सारा काउंटिंग गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए समझिएगा। यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी तुम्हारा पेंटेन ही है, ये भी तुम्हारा क्या है? पेंटेन ही है। लेकिन इस पेंटेन का नाम होता है आइसोपेंटेन। अगर सेकंड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे तो टर्म आता है आइसो। कौन सा? आइसो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी दिखाते हैं, देखो समझना। यहाँ पे बनाते हैं तीसरा फिगर, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। एक कार्बन ऊपर लगा दो, एक कार्बन नीचे लगा दो, ठीक है। और बाकी जितना भी जगह है सबको हाइड्रोजन से भर दिया जाए। बाकी पूरा जीवन किससे भर गया है? हाइड्रोजन से भर गया है। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, हाइड्रोजन का भी संख्या बराबर रहेगा, बॉन्ड भी सबका बराबर बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो हर एक कार्बन को देख लो, 4 बॉन्ड पूरा है, 4 बॉन्ड पूरा है, 4 बॉन्ड पूरा है, 4 बॉन्ड पूरा है, 4 बॉन्ड पूरा है। आपको लग रहा होगा हाइड्रोजन का संख्या गड़बड़ा गया, नहीं गड़बड़ा है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पर देखो काउंटिंग किधरों से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर से भी करेंगे तो सेकंड नंबर पे दो दो सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से भी करेंगे तो
सेकंड नंबर पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, हम कोई एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। कितना सब्स्टिट्यूएंट है? दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा बाबू? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। चलिए समझिएगा, अगर पूछेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 12 गो, H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। यहाँ पे पूछेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितना है? 12 गो, 3 3 6 7 2 9 3 12, H12 हो गया। कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है, चलो समझना। यहाँ पे पूछेगा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, 5 गो कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 12, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, हाइड्रोजन 12। सब जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है? है। लेकिन क्या सब जगह स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है? सब जगह स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन मतलब लीनियर चेन है कार्बन का, यहाँ पे ब्रांच वाला चेन है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा ब्रांचिंग हो गया है, ठीक है। इन तीनों को आइसोमर ऑफ ईच अदर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर ऑफ ईच अदर के नाम से जानते हैं। दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये सभी के सभी क्या है? आइसोमर्स हैं। किसके? पेंटेन के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ये अपने आप में एक कंपाउंड है, ये अपने आप में एक कंपाउंड है, ये अपने आप में एक कंपाउंड है। अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो जाए, तो इसी को हम आइसोमर ऑफ ईच अदर के नाम से जानते हैं। और ये जो आइसोमर शो करने का फेनोमेनन होता है, आइसोमर दिखाने का जो फेनोमेनन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इधर देखो डिफाइन करते हैं, इधर when two or more than two compound having same molecular formula but having different in a structure formula, but have when two or more than two compound having same molecular formula but having different in molecular formula but having different in a structural formula। वही हमको लग रहा है कुछ गलत हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, but having different in structural formula then they all are known as isomers of each other। और ये जो प्रॉपर्टी है आइसोमर शो करने का, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एंड आप लोग पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिखना, एंड दिस फेनोमेनन आर नोन एज आइसोमेरिज्म। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। आमतौर पे आपका जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब के सब आइसोमेरिज्म वाले फेनोमेनन को शो करता है। एंड दिस फेनोमेनन इज आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए, कैसा हो जाए? सेम हो जाए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग अलग हो। कैसा हो? अलग अलग हो, तब उसे आपस में क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों एक दूसरे के लिए आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। और ये तीनों किसका आइसोमर है? पेंटेन का आइसोमर है। क्या बाबू? पेंटेन का आइसोमर। एक बार फिर से, यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन,
ये सभी एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये सभी एक दूसरे के आइसोमर हैं। और ये तीनों किसका आइसोमर है? पेंटेन का। किसका बाबू? पेंटेन का। कोई दिक्कत यहां तक है ना? आइसोमर क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो जाए। यहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे ब्रांच था, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा ब्रांचिंग हो गया। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो कहा जाता है कि ये सभी के सभी एक दूसरे के आइसोमर हैं। और आइसोमर शो करने का जो घटना होता है, आइसोमर दिखाने का जो फेनोमेन होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? ऊपर का इरेज करते हैं थोड़ा सा। हियर हियर नॉर्मल पेंटेन को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एन पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन एज वेल एज नियोपेंटेन आर isomers of each other each other each other and they all are isomers of pentane। यहाँ पर जो आपका नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे डैश लगाते हैं। यहाँ पर जो आपका नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, ये सब एक दूसरे के आइसोमर हैं। लेकिन ये तीनों किसका आइसोमर है? पेंटेन का। किसका वो? पेंटेन का। पेंटेन का फार्मूला की बात किया जाए तो C5H12। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास ये क्षमता है कि वो आइसोमेरिज्म के फेनोमेनन को शो कर सके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड most of the organic compound have tendency to show the phenomenon most of the organic compound have tendency to show the phenomenon of most of the organic compound have tendency to show the phenomenon of isomerism। मतलब ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके पास ये क्षमता होता है कि वो आइसोमेरिज्म की घटना को शो कर सके। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू शो द फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। आप और क्या कर सकते हैं? और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड have tendency to show the phenomenon of isomerism। have tendency to show the phenomenon। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना चीज हमेशा अपने पास ध्यान रखना। नीचे का थोड़ा सा रेज करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। एग्जाम्पल का हिंदी क्या होता है? उदाहरण। एग्जाम्पल चीजें आसानी समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखो समझना। एक एग्जाम्पल और देते हैं इथाइल अल्कोहल का। फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा।
देख लो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, OH OH, आगे कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। उसी के साथ अगर इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाना चाहे, कैसा बनाना चाहे, ऐसा बनाना चाहे, देखो इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना लेते हैं, CH3O CH3 CH3O CH3, देखो समझना ये कैसे हमने बना दिया, ऐसे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसका अगर फार्मूला पूछेगा, इसका अगर क्या पूछेगा बाबू, फार्मूला पूछेगा, तो फार्मूला में आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, 2 को कार्बन है, 2 को कार्बन है, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 को हाइड्रोजन है, H6 हो गया, एक ऑक्सीजन, ऐसे करके लिख दिया, C2H6O। इसका पूछेगा फार्मूला, फार्मूला क्या लिख सकते हैं सर, सेम ही लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि वही लिखा ही जाएगा, 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन यहाँ पे लगा दिया, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6, H6, ऑक्सीजन कितना है 1, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। यहाँ पे 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन बीच में किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, किसके मदद से, ऑक्सीजन के मदद से। मतलब पूछेगा इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, यस, यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। इसके बाद पूछेगा इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम, नो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, किसी को भी देख करके पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन आपस में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन बीच में किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, किसके मदद से, ऑक्सीजन के मदद से। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, वाह सर एल्कोहल है। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप, अभी आप लोग को पढ़ाए थे, ये क्या होता है, ईथर होता है, क्या होता है बाबू, ईथर होता है, ठीक है। दोनों जगह पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, जाहिर सी बात है दोनों का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। हमेशा ध्यान रखना एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हमेशा ध्यान रखना, लर्न कर लेना, याद कर लेना, एकदम जिगर में, दिलो दिमाग में इसको बैठा लेना है कि जो तुम्हारा एल्कोहल होता है और जो तुम्हारा ईथर होता है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एल्कोहल एज वेल एज ईथर, ईथर आर 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 आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, क्या होता है बाबू, आइसोमर होते हैं। ये चीज याद करने लायक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। ये था तुम्हारा क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये जो ऊपर का हमने सारा प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे पहला कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, उसके बाद एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और अभी क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म। इन 4 प्रॉपर्टी के कारण आज के समय में जो कार्बन है इसे वर्साटाइल एलिमेंट कहते हैं, कौन सा एलिमेंट, वर्साटाइल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं नोट पॉइंट करके, ड्यू टू these all above property और यूनिक प्रॉपर्टी यहीं लगा दें, और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ड्यू टू these all above property और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, that is
कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसे करके, प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंट नेचर, टेट्रावेलेंट नेचर, और क्या हो सकता है टेट्रावेलेंट नेचर, और क्या पढ़ाए थे, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और भी कुछ पढ़ाए थे अभी, एबिलिटी टू मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज आइसोमेरिज्म। इन चारों प्रॉपर्टी के कारण कार्बन को क्या कहते हैं, वर्साटाइल एलिमेंट। ड्यू टू दीज ऑल एबव प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंट नेचर, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एज वेल आइसोमेरिज्म। कार्बन कॉमा देके लिख रहे हैं, कार्बन इज ऑल्सो नोन एज, नीचे लिखने में बहुत दिक्कत होता है दोस्त, इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, एबिलिटी भी अच्छा से नहीं लिखे, इज ऑल्सो नोन एज, अब सही है, इज ऑल्सो नोन एज, कार्बन ऑल्सो नोन एज वर्साटाइल एलिमेंट। सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इनमें से कौन से एलिमेंट को वर्साटाइल एलिमेंट कहते हैं, कार्बन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू दीज ऑल एबव प्रॉपर्टी। ऊपर में हमने जितना भी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जितना भी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ा, कौन कौन सा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंट नेचर, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म। इन सभी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन को हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल एलिमेंट कहते हैं। कौन से एलिमेंट कहते हैं, वर्साटाइल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म। एक आखिरी पढ़ना है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां तक नोट करिए, पढ़ाई देते हैं। थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं पहले, नोट करो यहां तक। ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, अब सही है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा है। चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ना बॉन्ड स्ट्रेंथ आखिरी है, इसके बाद क्लास भी ओवर कर रहे हैं। 5वां नंबर, ई नंबर का। एक्चुअल में क्या होता है, जो तुम्हारा कार्बन होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है। कार्बन एटम का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। इसी कारण से ये जो बॉन्ड बनाता है, ये अपने आप में काफी स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, किसके साथ, किसी दूसरे एटम के साथ। अगर स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो फाइनली वहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो भी कैसा होगा, अपने आप में काफी ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और दुनिया के अंदर, जीवन के अंदर हर कोई स्टेबिलिटी ही तो चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखिएगा, लिखिएगा, बस खत्म हो गया ये वाला। एक्चुअली the size of carbon atom is small, and hence and hence and hence due to a small size, they form a and hence due to a small size they form a very strong bond। ये सिंपल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग लिखो या फिर सिंपल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली द साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल, कार्बन एटम इज स्मॉल होगा ये।
carbon atom is small, and hence due to a small size they form a very strong bond with other carbon atom or any other atoms such as fluorine, chlorine, bromine, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा कार्बन होता है इसका जो साइज होता है छोटा होता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है इसीलिए इसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आप कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसके साथ? किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ, या फिर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी रह सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है इसीलिए यहाँ पर फाइनली जो कंपाउंड बन के आएगा वो भी कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। ठीक है, एंड थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना, and due to formation of strong bond the compound or molecule which is formed is very stable। हमेशा ध्यान रखना कार्बन का साइज छोटा होता है, इसी कारण से इसके द्वारा जो भी बॉन्ड बनता है वो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ भी अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या फिर कोई एक कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसी के साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो वो वाला बॉन्ड भी अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां कहीं भी केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर जो मॉलिक्यूल बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, जो केमिकल स्पेसिस बनेगा वो अपने आप में काफी ज्यादा स्टेबल होगा। और हमें भी क्या चाहिए? एक स्टेबल कंपाउंड ही चाहिए, एक स्टेबल मॉलिक्यूल ही चाहिए, एक स्टेबल केमिकल स्पेसिस ही चाहिए। तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये भी एक रीजन होता है कि आज के समय में काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ is also a region। bond strength of carbon लिखना, of carbon is also a region due to which a large number of organic compound is formed in the bond strength of carbon is also a region due to which a large number of organic compound is formed in the chemistry in our daily life। हमारे दैनिक जीवन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, इन बढ़ती हुई संख्याओं का एक कारण ये भी है कि कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है काफी ज्यादा होता है। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना, आप कह सकते हैं नोट पॉइंट करके, कार्बन
forms a strong bond. स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आसानी से टूटने वाला बॉन्ड नहीं बनाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? अब थोड़ा सा समराइज करते हैं, थोड़ा सा चीजों को क्या करते हैं, समराइज करते हैं नोट पॉइंट करके। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बस खत्म हो रहा है लेक्चर। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा क्या था? टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर। ठीक है, तीसरा क्या था? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। चौथा हमारा क्या था बाबू? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। पांचवा हमारा क्या था? बॉन्ड स्ट्रेंथ। लाइट क्या होगी? चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए आगे देखते हैं। आखिर में लाइट थोड़ा सा चला गया था। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट नेचर, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, आइसोमेरिज्म, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी के कारण काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे आपके डेली लाइफ में। ठीक है, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, large due to this property of carbon, formation of a large number, formation of a large number of organic compound occurs in the chemistry। यही 5 प्रॉपर्टी है जिसके कारण आज के समय में काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक आखिरी पॉइंट लेते जाओ अपने घर। ठीक है, समझिएगा। बात कर लेते हैं C2H2 का। नाम याद होगा तो इथाइन होता है। क्या होता है? इथाइन होता है। स्ट्रक्चर कैसा बनाए थे? ऐसा, बीच में 3 बॉन्ड, बीच में 3 बॉन्ड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, चौथा बॉन्ड वो हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ ही बनाएगा। ठीक है, 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है, चौथा बॉन्ड वो हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ ही बनाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम 3 बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड कैन प्रेजेंट बिटवीन, मैक्सिमम 3 बॉन्ड कैन present between 2 carbon atoms। They form
fourth bond, they form fourth bond always with any other atom except carbon except carbon except carbon कार्बन को छोड़ करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पॉइंट भी ध्यान रखना, पूछेगा दो कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है? 3 बॉन्ड बन सकता है, मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या बन सकता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या बन सकता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या बन सकता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है दो कार्बन एटम के बीच। वो चौथा बॉन्ड हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ बनाएगा जो कि कार्बन नहीं होगा। ये था हमारा आज का पूरा क्लास। बाकी का आगे पढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।